लोगों को लग रहा है कि रियल एस्टेट के क्षेत्र में ऐसा कुछ आया नहीं था अभी तक। मेरा मौजूद का मकसद हर एक आदमी को रियल एस्टेट के लाभ से जोड़ना है। मेरे ख्याल से आप एक मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं। ये स्ट्रगल आपके लिए कैसा रहा? बिल्कुल टी शर्ट झाड़ के अपने घर से आया, बाबूजी को बोल के कि बाबूजी जो करूँगा खुद करूँगा, आपसे एक पैसा भी नहीं लूँगा। तो मेरा वजूद की तो शायद शुरुआत वहीं से हो गई थी। जब मैं 21 साल का था, 3 फैक्ट्रियों का मालिक था। हमारा नुकसान हुआ, मैं फिर दोबारा ज़मीन पे आ गया। तो अगर आपको विश्वास है तो फिर दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती। आप कामयाब होंगे ही होंगे। कामयाब आदमी तरीके ढूंढता है, नाकामयाब आदमी बहाने ढूंढता है। एक लेमैन के लिए मेरा वजूद क्या है, मतलब कैसे मेरा वजूद से जुड़ सकता है कोई, और कैसे उसमें बेनिफिट उठा सकता है? कोई भी आदमी जो रियल एस्टेट के बारे में जानता है या नहीं जानता, पर इस समाज में रहता, वो हर एक आदमी मेरा वजूद का भागीदार बन सकता है। और देखिए, सबसे बड़ा आज के टाइम में टूल्स मोबाइल ही आपकी एक तरह का ऑफिस बन जाएगा। तो आप क्या सजेस्ट करते हैं कि आदमी को जब आपके साथ जुड़ रहा हो एक लेमैन के लिए, कि उसको कितना प्रॉमिसिंग लगता है कि क्या वो अपना कैरियर छोड़ के इसमें स्विच कर सकता है? अभी तक किसी ने सबके भले के लिए नहीं सोचा कि सबका भला हो। वो मेरा वजूद पहली बार आया है। और मेरा मानना ये है कि किसी भी प्रोजेक्ट को बनाना बड़ी बात नहीं, बड़ी बात है कि उसको रेगुलर इम्प्रूव करते जाए। आपके मॉडल को भी कॉपी करके लोग आ सकते हैं। आए हम लोग, फिर दिमाग तो भगवान का दिया हुआ है। आज हम लोग नेक्स्ट कदम भी हमारे पास है। स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम में। आज जो हमारे गेस्ट हैं उन्हें मैं जानता तो बहुत पहले से हूँ। महावीर हनुमान ग्रुप का नाम आपने सुना होगा। जी हाँ, नोएडा में हर कोई जानता है क्योंकि बहुत पुराना ग्रुप है। मेरा भी नाता किसी तरह से रहा है, वो हम जब प्रोग्राम में आगे चलेंगे, बात करेंगे तो आपको बताएंगे। भगवान हनुमान के बहुत बड़े भक्त हैं। इन्होंने इसी श्रेणी में बहुत सारे काम भी किए हैं। अपनी कंपनी का नाम भी उनके नाम पे रखा है। और ये मेरा सौभाग्य है, आज हमारे साथ महावीर हनुमान ग्रुप के एमडी साहब पवार साहब हमारे साथ हैं। सर, स्वागत है आपका। नमस्कार, थैंक यू। सर, ये जो मेरा वजूद है ये बहुत चर्चा में है आज की तारीख में। इसके बारे में बहुत ज़्यादा लोग समझ रहे हैं कि ये कुछ ऐसा एक गेम चेंजिंग प्रोजेक्ट है, और लोगों को लग रहा है कि रियल एस्टेट के क्षेत्र में ऐसा कुछ आया नहीं था अभी तक। इसके बारे में हम जानेंगे। उससे पहले थोड़ा सा आप अपने बारे में दर्शकों को बता दें कि आप कैसे रियल एस्टेट में आए और कैसे इस मुकाम तक पहुँचे हैं। धीरज भाई, मैंने शुरुआत की रियल एस्टेट की 1995 से। महावीर हनुमान ग्रुप हमारे कंपनी का नाम है। तो हम लोग रियल एस्टेट में आज करीब 31 ईयर्स का सफ़र है हमारा। तो मुझे लगा कि हम लोग फिजिकल काफ़ी कर चुके, अब डिजिटल जाना चाहिए। और डिजिटल, क्योंकि पहले हरित क्रांति हुई थी, तो डिजिटल क्रांति रियल एस्टेट में हम लोग करना चाह रहे हैं। तो उसी के लिए मेरा वजूद लेके आए हैं। मेरा वजूद का मकसद हर एक आदमी को रियल एस्टेट के लाभ से जोड़ना है। आप तो तब से काम कर रहे हैं जब मेरे ख्याल से नोएडा जो है रेत का मैदान माना जाता था। ये जर्नी कैसे शुरू हुई सर आपके जीवन में? रियल एस्टेट कैसे अचानक आया? क्योंकि मेरे ख्याल से आप एक मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं। ये स्ट्रगल आपके लिए कैसा रहा? अफजल जी, हम लोगों ने 1995 में महावीर हनुमान ग्रुप शुरू किया। पहले हम लोग मारुति हनुमान जी के नाम से हमारी कंपनी थी। फिर इसके बाद 2005 में हम लोगों ने महावीर हनुमान ग्रुप की स्थापना की। और हमारा एक लक्ष्य था कि एनसीआर में हम लोग सबसे अच्छे अपने प्रोजेक्ट लेके आए। ओके। और ऐसी जगह लेके आए जहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं करते हैं काम। तो हम लोगों ने, मेरी जन्मस्थली बागपत की है, तो मैंने बागपत को चुना क्योंकि काम तो कहीं भी करना था, पर मुझे लगा जहाँ मैंने जन्म लिया उस धरती का मेरे ऊपर ऋण है। इसको ऐसा आप सोचते हैं, बहुत बड़ी बात है। तो मैंने सोचा कि मैं अगर शुरुआत करता हूँ तो बहुत लोगों को रोजगार मिलेगा, उस क्षेत्र को पहचान मिलेगी। और आज 31 साल की हमारी जर्नी हो गई है जो हम लोगों ने बागपत में काम किया है। आज उसकी सफलता चारों तरफ गूंज रही है। हिस्ट्री में जो बागपत का नाम रहा है, हालांकि
मैं खुद बागपत के जो लोगों से जब मिलता था तो मैं थोड़ा डर जाता था। तो आपने ये बहुत अच्छा काम किया क्योंकि बागपत के जो इंसान होते हैं, क्योंकि बागपत एक ज़माने में फ़ेमस रहा है कि भैया उस तरफ जाइएगा मत, वहाँ तो दिन में भी जो है लूट-पाट होती है और ऐसी वारदातों का नाम बागपत के साथ जुड़ा हुआ था। तो क्या आपको भी दिक्कतें हुई क्योंकि आप बागपत से निकल के शहर दिल्ली। मुझे उसी को बदलना था जी, कि जैसे अभी आपने कहा, मेरे से भी जब कोई बात करता था कि आप कहाँ से हो, मैं बोलता था मैं बागपत से हूँ, अरे वो तो गुंडों का एरिया है। तो मुझे बड़ा बुरा लगता था। जी, तो मैंने तभी सोचा कि इस शुरुआत को मैं ही करता हूँ। जी, जी, तभी मैंने शुरुआत बागपत से की, नहीं तो नोएडा छोड़ के कौन जाता है, जी, वाइट कॉलर हैं सब यहाँ पे। जी, तो ऐसा नहीं था, इतना इजी डिसीजन नहीं था। सभी लोगों ने कहा अरे कहाँ जाके फंस गए, नोएडा छोड़ के वहाँ पे जा रहे हो। पर मुझे चैलेंज कबूल था और मैंने वहाँ से शुरुआत की और उसका रिजल्ट आज आप सबके सामने है। तो उस समय तो नोएडा बसना शुरू हुआ होगा जी। और उस समय यहाँ की जितनी भी प्राइम प्रॉपर्टीज थी उन लोग तो बिल्कुल मतलब लोग इन्वेस्ट करना शुरू किए होंगे। उस समय आपका क्या बेनिफिट मिला पहले आने का और उसका अभी क्या असर है? देखिए, मैं जो रियल एस्टेट में आया, एक्सीडेंटल आया। अच्छा। क्योंकि मैंने शुरुआत की, पहले मेरी शूज़ की फैक्ट्री थी नोएडा में। मैं सेल्फ मेड हूँ। बिल्कुल टी-शर्ट झाड़ के अपने घर से आया, बाबूजी को बोल के कि बाबूजी जो करूँगा खुद करूँगा, आपसे एक पैसा भी नहीं लूँगा। तो मेरा वजूद की तो शायद शुरुआत वहीं से हो गई थी कि जब आपका स्वाभिमान अंदर से बोले कि आपको क्या करना है। आपका क्या वजूद है? यस, मेरा क्या वजूद है। तो एक ये था जीवन में कि मैं किसी से कभी नहीं लूँगा पैसे। और इसी दौर में मैंने इंडस्ट्री में कदम रखा। पहले एक मशीन से काम शुरू किया और आपको अच्छा लगेगा कि जब मैं 21 साल का था, 3 फैक्ट्रियों का मालिक था, चेयरमैन था अपनी कंपनी का। तो उसके बाद कुछ ऐसे हालात हुए 91 में, कुछ जहाँ पे हम लोग माल सप्लाई करते थे वहाँ पे दंगे हो गए। J&K में माल जाता था, वहाँ पे प्रॉब्लम आ गई, माल हमारा नुकसान हुआ। मैं फिर दोबारा ज़मीन पे आ गया तो मुझे वजूद का समझ आया। मैंने वो भी टाइम देखा कि आप इतने नीचे चले गए कि आपको खाने के भी लाले पड़ गए और हर आदमी को लगा कि यार हमसे मांगने तो नहीं आ रहे। तो वो महसूस था कि नहीं यार, मुझे अब ऐसा करना है कि अपने वजूद को खड़ा करना है। तो बहुत सारी ऐसी भी बातें होती हैं कि ना चाहते हुए भी बिल्डर, हालात ऐसे बनते हैं, बाजार बीच में रुक जाता है, डूब जाता है, या डीलर्स होते हैं जो कई बार, क्योंकि आप कितने लोगों पे नज़र रखेंगे, फॉल्स प्रॉमिस करते हैं अपने बायर्स के साथ आपके नाम पे, क्योंकि आप हर आदमी से तो मिलेंगे नहीं, प्रोजेक्ट को बेचेंगे नहीं। तो क्या आपने ऐसी सिचुएशन फेस की है कि कहीं कहीं पर बायर ने बोला कि जी आपके डीलर ने हमें ऐसे कहा? अफजल भाई, मैं ज़मीन से जुड़ा हूँ जी, और मैं हर एक आदमी से ऐसे ही मिलता हूँ, आप जानते ही हैं। जी, तो कोई भी आके मुझसे मिल सकता है, मैं हर एक का फ़ोन उठाता हूँ। जी, और हमारी मेन यूएसपी ये थी कि मेरा मानना था कि महंगा महंगा नहीं होगा, सस्ता महंगा होगा। जी। तो हम लोगों के यहाँ किसी को ऐसा करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि हमारे पास लैंड बैंक बहुत अच्छा था। उस एरिए के हम लोग नंबर 1 लैंड वो बैंक तो मैं में थे, जानता हूँ है सर। ना? आप तो लैंड बैंक था तो हमें कोई हमारे डीलर को या हमें उस तरह की हमारी पोजीशन आई नहीं। क्योंकि बाजार में लोग कहते भी हैं कि पवार साहब जमीन से प्यार करते हैं, जमीन की भूख है उन्हें। तो भूख तो नहीं है, पर मैं जी, ज़मीन से जुड़ा हूँ। जी, जी, जी। ज़मीन अच्छी लगती है, हम ज़मीन के ही हैं हम सब लोग। क्योंकि बाजार में क्या है कि नेगेटिव पॉजिटिव दोनों साथ में चलता है। तो जो आदमी शायद कुछ इस तरह की लैंग्वेज यूज करते हैं कि वो भूख है उन्हें, लेकिन मुझे वो बात अच्छी लगती है। भूख नहीं होगी तो आप आगे कैसे देखिए, बढ़ेंगे? भूख नहीं होगी तो आप जिंदा कैसे रहेंगे? जी, जी, खाना मिलेगा तो जिंदा रहते हैं ना। तो भूख तो होनी चाहिए, बिल्कुल। उसकी अति नहीं होनी चाहिए और आप किसी के साथ गलत ना करें। और आप इसका देखिए, पूरे एनसीआर में अगर हम अपने आप को तुलना करें तो शायद हम पहले ऐसे डेवलपर हैं जिसके पास एक भी पैसे की देनदारी नहीं है। सफलता का आपका कुछ राज अगर हम लोग जाने तो दर्शकों को भी फायदा हो। देखिए, जब आप कोई भी काम करते हैं तो अगर आप एक लीक पे काम करेंगे
चलते हो कि ऐसा वो करता था मैं भी ऐसा करूं, तो मेरे ख्याल आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब जिसने किया होगा उसका अपना एक आइडिया, उसकी परिस्थितियां यस, अलग उसकी थी। परिस्थिति अलग थी, उसका एक अपना आइडिया था। तो कुछ भी करने से पहले आपका अपना आइडिया होना चाहिए और आपको विश्वास होना चाहिए कि मैं इस काम को कर लूँगा। मैंने एक मूवी देखी थी, मुझे याद आ रहा है मूवी का, कि उसमें अमिताभ बच्चन बोलता है कि साहब बयाना ले लेता है कि साहब मैं इस काम को कर डालूँगा। तो बात ये थी, काम बड़ा मुश्किल था पर उसको विश्वास था कि मैं कर डालूँगा। तो सबसे पहले आपको खुद को विश्वास होना चाहिए कि जो आप करने जा रहे हो वो कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। आपसे ज़्यादा आपका आईना कोई नहीं हो सकता, ठीक है। तो अगर आपको विश्वास है तो फिर दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती, आप कामयाब होंगे ही होंगे। कैसी भी परिस्थितियाँ आए आप लड़े उनसे, रास्ते खुद निकलेंगे। देखिए मैं बार बार अपने स्टाफ में भी बोलता हूँ कि कामयाब आदमी तरीके ढूंढता है, नाकाम आदमी बहाने ढूंढता है। तो बहाना नहीं, एक रास्ता रुका तो आप दूसरे से शुरू करिए, दूसरा रुका तो तीसरे से शुरू करिए। मंजिल आपकी क्लियर होनी चाहिए, रास्ते अलग अलग हो सकते हैं। मेरा वजूद जो आपका अभी बहुत ज़्यादा चर्चित प्रोजेक्ट है, इसके बारे में थोड़ा-सा बताएँ, फिर हम आपसे और जो सीक्रेट्स है बिज़नेस के वो जानने की कोशिश। देखिए धीरज भाई, मैं जैसे मैंने बताया, वजूद आपके सम्मान से जुड़ा हुआ है, ठीक है। और आपको कई बार, जैसे मैंने अभी बताया कि जब आप किसी बिजनेस में लॉस में होते हैं या आपकी परिस्थिति, आपका जॉब चला गया, तो तब आपका पता चलता है कि आपके साथ कौन लोग हैं और कौन आपके, मतलब वो समय भी आना ज़रूरी है, उससे पता लगता है कि किन के आप साथ हो और कौन आपके साथ हो। मेरा मानना ये है कि हर एक आदमी के जीवन में एक ढलान का आना ज़रूरी है, उससे आपको आगे जीवन की पता लग जाता है कि आपके साथ क्या होने जा रहा है या कौन साथ है। ऐसा ना हो कि गलत भरोसे के साथ आप बड़ी प्लानिंग कर लें। तो जब आपको लगता है कि भाई कोई नहीं, आपको खुद करना है, जब खुद करना है तो वही वजूद है। और जिस टाइम में आपको ये आ गया दिमाग में कि यार मुझे खुद करना है, तो फिर रास्ते भी बनते हैं, आप प्लान उसी हिसाब से करते हैं। अब जैसे आप दिमाग में किसी को प्रॉब्लम आई तो आपने मान लिया वो, इनसे हेल्प ले ली, उनसे हेल्प ले ली, तो हेल्प लेना ठीक है, टाइम बिंग आपका काम हो गया, पर वो परमानेंट सोल्यूशन परमानेंट नहीं, नहीं। ठीक है। जी। परमानेंट के लिए यही है कि आपको अपने रास्ते खुद चुनने। तो जब मुझे इंडस्ट्री में हुआ तो उसके बाद तभी मैंने प्रण लिया था कि अब मैं कुछ भी किसी से मांगने नहीं जाऊंगा, मैं पैदा करूंगा। क्योंकि जितना टाइम आप मांगने पर लगाएंगे उतना पैदा करने में शायद कम टाइम लगता है और फिर आपकी बात की प्रॉब्लम नहीं होती। तो मैं उस विजन के साथ चला। तो आज उसी का रिजल्ट है कि एनसीआर में मैक्सिमम लोग डिफॉल्टर हो गए, बैंक करप्ट हो गए। हम लोग बागपत जैसी जगह पे भी काम करके नंबर 1 पोजीशन में इसलिए हैं कि हमारे पास एक भी पैसे का लोन नहीं है, किसी भी लैंड का हमने एक भी पैसा नहीं देना। मैं हर एक आदमी के फ़ोन उठाता हूँ, सबसे बात करता हूँ। किसी को अगर नहीं हमारे प्रोजेक्ट में सूट कर रहा है तो हम कहते हैं भाई अपने पैसे ले जाओ। पर एक सिंगल केस भी ऐसा नहीं है कोई आके कहे साहब इन्होंने हमारे पैसे मारे। तो मुझे लगता है इससे बड़ा वजूद नहीं हो सकता। एक लेमैन के लिए मेरा वजूद क्या है? मतलब कैसे मेरा वजूद से जुड़ सकता है कोई, और कैसे उसमें बेनिफिट उठा सकता है? देखिए मेरा वजूद अपनी डिग्निटी को साबित करने के लिए मेरा वजूद प्लेटफॉर्म है। कोई भी आदमी जो रियल एस्टेट के बारे में जानता है या नहीं जानता पर इस समाज में रहता है, वो हर एक आदमी मेरा वजूद का भागीदार बन सकता है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं बताता हूँ कि घर में हस्बैंड वाइफ हैं। हस्बैंड काम करते हैं, अपना बिजनेस करते हैं या जॉब करते हैं, वाइफ घर में बच्चों को संभालती है। तो वाइफ की पूरी ड्यूटी हस्बैंड के बराबर ही है, बट उसकी वैल्यू इसलिए नहीं गिनी जाती क्योंकि वो कैश की ट्रांजैक्शन नहीं करती। हस्बैंड आके सैलरी देगा या खर्चे हस्बैंड के उससे चलते हैं, पर ऐसा नहीं कि उसका वजूद नहीं है।
वो बराबर की हकदार है। तो हम लोगों ने ऐसा पहचाना कि आप पूरे दिन में मोहल्ले की सारी जितनी नॉलेज ना एक हाउसवाइफ को होती है, एग्जैक्टली। उनकी किटी पार्टियां होती हैं, उनकी आपस में बातें होती हैं, तो वो बातें क्या गपशप में यूज हो जाती थी। उसी को कैसे हम लोग अपना इनकम में प्रॉफिटेबल। प्रॉफिटेबल बनाएं। अच्छा। और रियल एस्टेट एक ऐसा सेक्टर है जिसकी कोई लिमिट नहीं है। एक यही सेक्टर है जिसमें आप करोड़ोंपति बन सकते हैं, अरबोंपति बन सकते इसमें हैं। करना क्या होगा? मैं वही बता रहा हूँ जी। कि कोई भी बिजनेस करने के लिए आपको या तो उस बिजनेस की नॉलेज होनी चाहिए, पैसा होना चाहिए, तभी कर पाएंगे, उसके लिए समय होना चाहिए। पर ये हम लोग जो मेरा वजूद लाए उन लोगों के लिए लाए जिनके पास ना पैसा है, ना जिनको नॉलेज है, ना जिनके पास स्पेस है ऑफिस खोलने के लिए। उसके बाद भी वो हमारा पार्टनर बन के हमारे साथ आ सकते हैं, सिर्फ अपने कॉन्टैक्ट को कैपिटल बना के। उनका जो कॉन्टैक्ट है, उनका जो सर्कल है, हर एक आदमी का कोई ना कोई जानने वाला खरीदना, बेचना या रेंट पे लेने देने का करना चाह रहा है। तो उस नॉलेज को आप बजाय अपने दिमाग में रखने के बजाय अगर उसको फैलाएं। और देखिए सबसे बड़ा आज के टाइम में टूल्स मोबाइल ही आपकी एक तरह का ऑफिस बन जाएगा, आपकी दुकान। अब वो मोबाइल का यूज आप उसमें गपशप के लिए या फालतू की आप वीडियो देखने के बजाय अगर उसको आपका इनकम में तब्दील कैसे करें। मोबाइल ही मेरी दुकान हमारा एक स्लोगन भी है। तो मोबाइल से ही आपका पूरा शोरूम का काम, आपके ऑफिस का काम, सिर्फ आपके पास एक मोबाइल होना चाहिए। उस मोबाइल में आप हमारा मेरा वजूद की ऐप डाउनलोड कीजिए और हम लोग जो ऐसे गृहिणी हैं या रिटायर्ड पर्सन है या स्टूडेंट हैं, कोई भी उसको लोड करके, और हमने उनको रियल्टी पार्टनर का नाम दिया है। तो एज ए रियल्टी पार्टनर आपके पास कोई भी बायर, सेलर, रेंट पे लेना देना कोई भी डिटेल है, आप उसको हमारे ऐप पे डालिए। हम लोगों ने पैन इंडिया जो रियल एस्टेट से जुड़े लोग हैं उनको रियल्टी लीडर अपना बनाया है। तो रियल्टी लीडर को हम आपकी लीड देंगे। तो जैसे औरतें किटी पार्टी कर रही हैं, उसमें से कोई एक लेडी जो आपकी पार्टनर है, उसने अपना जो मतलब अपने सर्किल में जो कोई रियल एस्टेट की ज़रूरत है, सपोज़ कोई लेडी खरीदना चाहती है या कोई लेडी बेचना चाहती है, तो उसको आपको शेयर कर देगी? वो उसकी डिटेल शेयर करेगी सिर्फ कि सब ये फला श्रीमती शीला को उनको परचेज करना या उनको अपना घर बेचना है, ठीक है। उनके पास बायर या सेलर दो दो ही डिटेल है, या किसी को अपना घर रेंट पे देना या रेंट पे किसी को लेना, उतनी जानकारी बस देने की जरूरत है, बाकी सारा काम हमारी टीम करेगी। तो मिसेस शीला जो भी उनकी कांटेक्ट हुई, मैं मिसेस शीला ही मान लेता हूँ, तो उनके पास तो बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, 99 एकड़ होगा या नो ब्रोकर होगा या फिर बहुत सारी कंपनियां होंगी जो उनको अप्रोच कर रही होंगी अपना सामान बेचने या देखिए खरीदने। मेरा मानना ये है कि जो माउथ पब्लिसिटी है उससे बड़ी कोई पब्लिसिटी नहीं होती। दूसरा, फेथ, आप कोई भी बड़ा काम करते हैं तो हर आदमी कहता है यार कोई जानकारी में हो तो बताना, हाँ, ठीक है। ये सब। तो जानकारी वाला आपकी वो कांटेक्ट वेस्ट ना जाए। अच्छा, आप भी मान लिया आप सपोज शीला की तरफ से हैं और आपके फ्रेंड आपको कहीं ना कहीं तो कमीशन देना है। अगर आपके दोस्त की हेल्प हो रही है आपकी जेब से तो उतना ही जा रहा है। तो आपको यहाँ एक कैच है। क्या होता है अक्सर, जैसे कई लोग होते हैं जिनके रिश्तेदारों ने उनको ज़मीन दिलवाई और कमीशन तो वो प्रॉपर्टी डीलर को दे देंगे, लेकिन जैसे किसी रिश्तेदार के पास कमीशन जाता है तो उनको खटका लगता है कि अरे इसने कमा लिया। क्या ये मानसिकता? देखिए, दो दो चीज़ है। हाँ। आपको जब आप काम कर रहे हैं, क्योंकि आप उस काम को नहीं जानते, आप किसी ना किसी चैनल के पास तो जाएंगे। हाँ। एक चैनल ये है कि अगर आप अपने दोस्त के थ्रू गए हैं तो एक विश्वास होगा कि आपके साथ गलत होगा तो आपका दोस्त भी खड़ा है, बचाएगा। ठीक है ना, साथ खड़ा है। अब आप अकेले में तो आप के साथ कुछ भी जो होगा आप हाँ, अकेले वो जो तो पैदा है, उसके ऊपर। ठीक है। तो अगर सही में अगर आप दोस्त हैं तो वो पैसा आप कहीं और भी दे रहे थे,
ठीक है। तो अगर दोस्त हैं तो वो, अगर आपके दोस्त की हेल्प हो रही है, अब कई बार स्वाभिमानी दोस्त हैं, हो सकता है उसको जरूरत हो और आपसे वैसे नहीं मांग पा रहा है, या आप देने में संकोचाएं, यार इसकी बेइज्जती फील तो नहीं नहीं करेगा, बट इसी बहाने आप उसकी हेल्प कर रहे हैं, तो वो दोस्ता तो देखो वो तभी पहचाना जाता है जब आप उस टाइम पे आप उसके काम आए। तो आप कहीं ना कहीं दे रहे तो अपने दोस्त को दे रहे, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। और दूसरी कुछ बात ये है कि हम उस की आइडेंटिटी को अगर वो ना बताना चाहे अच्छा, हाँ, तो हम वो भी है छिपा कि देते हैं। छुपा के। हाँ, हाँ। मैं सर 12वीं कक्षा ही मैंने पास की है, क्योंकि मेरा वजूद हर इंसान के लिए ज़रूरी है, चाहे वो ग्रेजुएट है, एमबीए है जैसा आपने कहा, चाहे वो 10वीं पास है। जहाँ तक मैंने पढ़ा है मेरा वजूद के बारे में, उसमें है कि आप अपना काम करते हुए भी इस बिज़नेस को कर सकते हैं। जी तो सपोज़ आपके ऑफिस में एक इंसान आया है कि मेरा नाम रमेश है, मैं 12वीं पास हूँ, मुझे बताइए मैं कैसे करूँ, तो क्या आप उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग देते हैं उसे? देखिए, ट्रेनिंग बेचने के लिए हर आदमी ट्रेंड होके आता है, जी। और क्योंकि आपको टेक्निकली अगर उस आपको कैसे अपने लीड को हमारे उसमें डालना, तो हमारी उसके लिए साइट पे लीड बनी हुई ओके। है ना। और अगर ट्रेनिंग की ज़रूरत है तो आप आके ट्रेनिंग भी ले सकते हैं। तो आप क्या सजेस्ट करते हैं कि आदमी को जब आपके साथ जुड़ रहा हो, सपोज मैंने अपने किसी दोस्त का या रिश्तेदार का रेफरेंस आपको दिया, जी तो एज अ एंटरप्रेन्योर जो आप चूंकि एक एक्सपीरियंस्ड मेरा वजूद जी का चला रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि मुझे अपने दोस्त को बताकर आना चाहिए या बिना बताए आना चाहिए? देखिए, दोनों बातें हैं। जब हम लोग हमारा रियलिटी लीडर बात करेगा, तो सपोज आप रेफरल पार्टनर हैं, तो पहले आपको फ़ोन करेगा, आपके रेफरेंस से ही फिर वो उनके नेक्स्ट फ्रेंड को जाएगा कि आपने, धीरज जी ने मुझे बताया है कि आपका ये है। हम्म, तो उनको कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि धीरज जी के थ्रू आए, तो मैं औरों को छोड़ के, आप जाहिर सी बात है उन्हीं की बात जी करेंगे, जी। उनको विश्वास होगा। इधर आपको भी होगा कि यार मैंने ही नंबर दिया है, तो पहले, क्योंकि आपके साथ एक एग्रीमेंट होगा कि उसको जो भी आपके दोस्त से कमीशन मिला वो उधर से अच्छा, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट चाहिए। ट्रांसपेरेंट है, जी ठीक है। जी। और अगर उसके बाद भी कुछ गड़बड़ करता तो हम लोग उसको ब्लैक लिस्ट कर देते हैं। तो उसको फायदा ये है, कोई भी रियलिटी पार्टनर बनता है जब रियलिटी लीडर के साथ, अगर कोई आपस में गड़बड़ होती है तो एक बार करेगा तो नेक्स्ट बिजनेस नहीं मिलेगा। और रियलिटी लीडर हमारा जो बनता है, अगर मान लिया वो दिन में, महीने में 2 डील करेगा, 4 करेगा, पर हमारे यहाँ तो लाखों रियलिटी पार्टनर हैं, तो उसको जो इतना बड़ा नेटवर्क है उससे हाथ धो बैठेगा। तो जनरली आजकल, पहले लोग करते थे, अब ईमानदारी का ज़माना है, ईमानदारी से लोग काम कर रहे हैं। तो ईमानदार रहना ज़्यादा बहुत ज़्यादा, हर एक जीवन में हर ईमानदार जगह ईमानदारी ही सफलता की कुंजी है, ऐसा जी जी कहा जाता है। जी। तो इसका जो अभी रिजल्ट है आपके बिजनेस में, कैसा दिख रहा है? मुझे उम्मीद से ज़्यादा, धीरज भाई, इसका मुझे लोगों ने प्यार दिया। हम लोग 15 या 20 दिन, हमें अभी मेरा वजूद का चैनल शुरू हुआ है, यूट्यूब चैनल, 1 करोड़ से ज़्यादा व्यूअर उसके साथ आ गए, और सब्सक्राइब 63-64,000 का 15-20 दिन में हो गया है। और लोग कमा रहे हैं इसमें? हाँ, कमा रहे हैं। देखिए, एक तो उनका रिस्क नहीं है, जीरो रिस्क है, आप अपना पैसा नहीं लगा रहे, कुछ नहीं लग रहा कुछ नहीं लग रहा, हाँ। और अर्निंग है ही, ठीक है। और दूसरा, जब आपके लिए एक नया काम करने का नया एरिया खुल के आ रहा बहुत अच्छा है ना। और रियल एस्टेट में बोलता हूँ कि रियल एस्टेट ऐसा सेक्टर है जो जब से इंसान बना और जब तक इंसान रहेगा, रियल एस्टेट चलेगा ही चलेगा। हाँ। नहीं तो कितना मतलब एक लेमैन के लिए कि उसको कितना प्रॉमिसिंग लगता है कि क्या अपना करियर छोड़ के इसमें स्विच कर सकता है? अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आप जब अपार्टमेंट्स बनते हैं, वहाँ पे बहुत सारे अपार्टमेंट्स हैं, एक गार्ड अंकल खड़े हैं, ठीक है, गार्ड की केबिन बनाए, तो जनरली क्या होगा, हर आदमी गार्ड के पास अपनी चाबी छोड़ता है। एग्जैक्टली। गार्ड के पास पूरी नॉलेज रहती है कि कौन सा घर बिकेगा, कौन सा रेंट पे है ना। हाँ हाँ। उसको सब मालूम है। कोई भी रियल एस्टेट का आदमी गया, अरे गार्ड साहब कौन सा खाली है,
ठीक है, वो बेचारा गार्ड उनको 500 रुपये लेगा और उसको नॉलेज दे देगा। दे देगा। नोएडा में कोई भी घर 3-4 करोड़ से कम नहीं है, ठीक है। वो गार्ड वहाँ 500 रुपये दे रहे हैं और वो ब्रोकर उसको 4 करोड़ में अगर 1% भी मिला तो 4 लाख कमाएगा, ठीक है। हम उसी गार्ड को कह रहे हैं कि साहब इतना ही काम मेरा वजूद में आप करो, अच्छा, आप वहाँ पे ऐप में अपना डाउन रजिस्टर कर दो, हाँ। और जो डील होगी वहाँ आपको 500 रुपये मिले, हम 2 लाख रुपए 2 लाख दे रहे हैं, बहुत अच्छी, ठीक है। तो वो गार्ड हमेशा ईमानदार भी रहेगा और उसको नौकरी भी नहीं छोड़नी पड़े और उसको साइड में बिजनेस मिल गया। नहीं, वो तो नौकरी छोड़ ही देगा जब आप 2 लाख नौकरी के बाद छोड़ने के बाद फिर उसके बाद कांटेक्ट नहीं रहेगा ना। हाँ हाँ, तो नौकरी करते उसने अच्छा, किसी का गलत नहीं किया। हाँ हाँ, और अगर रियलिटी लीडर किसी को फोन करे कि साहब वो गार्ड साहब ने आपका नंबर हाँ, दिया, वो तो कोई अपना- मना भी नहीं, क्योंकि अपना उसने खुद का घर बना लेगा, बच्चों है। की शादी कर लेगा। तो हर एक आदमी को रोजगार से जोड़ना बहुत अच्छा और concept। रियल एस्टेट के प्रॉफिट से हर एक को भागीदार बनाना। अब छोटा सा एक एग्जांपल और कि मंदिर में हमारे पंडित जी को हम 10-5 रुपए जनरली ऐसे ही दे के आते हैं ना, पर जो भगवान का रास्ता दिखा रहा है और वो 5 रुपए में हम अपना पूरा भविष्य पूछ के आ जाते हैं। पर पंडित जी से ये भी पूछते, पंडित जी घर कब लेना है ना, किस दिशा में लेना, वो पंडित जी बता देंगे, वो 10-20 रुपए में बता देंगे। वही नॉलेज अगर पंडित जी मेरा वजूद पे शेयर करे कि साहब हमारे धीरज साहब को घर खरीदना है, और अगर धीरज साहब को कोई रियलिटी लीडर करे, साहब पंडित जी ने बताया, हाँ हाँ पंडित जी ने बताया, आप मना नहीं करोगे, तो उसी घर का हम वो 10 रुपए की बजाय अगर आप 5 करोड़ का 4 का ले रहे हैं तो पंडित जी को 3 अच्छा, लाख इसमें ग्राहक का क्या फायदा है? जो ग्राहक आपके थ्रू आएगा तो उसको क्या फायदा? उसको कुछ फायदा दिखेगा तभी तो वो आपके पास रहेगा, नहीं तो वो किसी और प्लेटफॉर्म के पास चले जाएगा। देखिए, एक तो फायदा ये है कि हमारे यहाँ ऑप्शन ज़्यादा मिलेंगे। अच्छा, क्योंकि जब हम लोगों ने सबको भागीदार बनाया तो सभी लोग हमारे साथ आ रहे हैं। हाँ, अभी क्या है कि आपको एक लिमिटेड ऑप्शन होंगे कि साहब यहाँ है या ये है, बट आपके पास जब रेंज ज़्यादा होगी तो आपके पास ऑप्शन ज़्यादा होंगे। सेम ग्राहक आप किस तरह की बात करें, मतलब सेलर का या नहीं नहीं, जो बायर है, बायर मतलब सपोज मैंने रेफर किया XYZ या मिसेस शीला, जो शुरू में चल रहा था, मिसेस शीला को किसी ने, मिसेस शीला को क्या फायदा होगा कि वो आपके पास ही टिकेंगी? देखिए, जब डिमांड और सप्लाई में अंतर होता है, अब मिसेस शीला को जहाँ मान लिया 3 ग्राहक मिले, ठीक है, और हमारा क्योंकि चैनल बड़ा है, हमारे पास ज़्यादा लोगों की रीच है, तो एक घर के लिए हमारे पास ज़्यादा ग्राहक होंगे। तो जहाँ डिमांड का कम है और सप्लाई ज़्यादा है तो वहाँ रेट घटते हैं, और जहाँ डिमांड ज़्यादा है सप्लाई कम है वहाँ रेट बढ़ते हैं। हाँ, तो एक प्रॉपर्टी को लेने के लिए अगर 10 लोग आएंगे तो जाहिर सी बात है आपके पास ऑप्शन ज्यादा है, Yes, आप ज्यादा बेटर उनको प्राइस डील, बढ़िया तो डील दिला दें। आपको आपके घर के लिए अगर 10 कस्टमर आएंगे तो आप भी अपना रेट बढ़ाएंगे तो आपको फायदा होगा ही। ये यूनिक कॉन्सेप्ट है, अभी तक किसी ने अभी इस बारे तक में नहीं सोचा आया। नहीं है। अभी तक किसी ने सबके भले के लिए नहीं सोचा कि सबका भला हो, वो मेरा वजूद पहली बार आया है। हाँ, ये मैंने देखा है कि आप जब सबका भला कर रहे हैं तो आपकी कंपनी का तो भला होगा ही, साथ में पूरे समाज का। देखिए, मैं एक और बात बता दूं कि हमारी कंपनी इसमें एक भी पैसा नहीं ले रही है। अच्छा, अब आपको अचंभा होगा कि क्योंकि 50% तो हमारा रियलिटी पार्टनर को चला गया हाँ, और 50% हमारा रियलिटी लीडर को चला गया, जो स्टाफ में जो डील करा रहा है, करा रहा है, हाँ, ठीक है ना। वो आपका स्टाफ होता है। नहीं, हमारा स्टाफ नहीं है। अच्छा। वो भी इन्हीं में से जो रियल एस्टेट को जानता है, ओके, वो रियलिटी लीडर बन गया। हाँ। जो रियल एस्टेट से जुड़ा हुआ पहले से, कोई प्रॉपर्टी डीलर, यस, ब्रोकर हो गया, ब्रोकर हो गया, तो वो रियलिटी लीडर बन गया। ठीक है। तो हम लोग तो दोनों के लिए ब्रिज हैं, हाँ हाँ, प्लेटफॉर्म दे रहे हैं हम लोग कि आप भी आइए, आप भी तो आइए। आपको क्या फायदा है? हमें हमसे जो रियलिटी लीडर जब बनता है, क्योंकि मेरे पास इतनी लीड है, वो हमसे लीड परचेज करेगा। ओके, तो वो लीड जो परचेज करेगा वो हमारी इनकम होगी।
अच्छा, ये एक अलग ट्रांसपेरेंट जी बिजनेस जी है जी। जिसमें वो लीड का आप शायद कोई नीलामी वगैरह करते होंगे नहीं या नहीं, नीलामी नहीं है। हम लोग बहुत ही नॉर्मल सा हुआ, क्योंकि हमारा क्वांटिटी में है। हाँ हाँ तो उसको भी अगर मान लिया कहीं पे उसी लीड का वो सपोज 1,000 रुपये दे रहा है, तो हमारे वहाँ 200 रुपये में मिल अच्छा, जाएगी, क्योंकि हम बल्क में दे रहे हैं बल्क आप। में है। एक साथ आपने उनको 20 लीड दे दिया और वो 20 लीड पर काम कर रहे हैं, हाँ और उनके लिए भी बेनिफिशियल है, जी आपके लिए भी बेनिफिशियल है, और जो खरीदार या सेलर जो जी जी ग्राहक है, जी 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 मिसेस शीला, जी। उनके लिए भी बेनिफिशियल देखिए है। वो भी होगा। दूसरा, जब हम बल्क में करेंगे तो आने वाले टाइम में एक और मैं बता दूं आपको, कि जब आपके पास इतना बड़ा नेटवर्क होगा तो हम किसी भी डेवलपर के साथ जाके कह सकते हैं, साहब आप अपना प्रोजेक्ट सपोज 5,000 स्क्वायर फीट पे दे रहे हो, भाई मेरे पास इतना बड़े कस्टमर का वो है, मैं आपका एक साथ माल लूँगा तो मैं उससे रेट कम ले लूँगा। वो रेट का बेनिफिट भी मैं अपने कस्टमर बहुत को अच्छा है, दूंगा। बहुत अच्छा। तो उस हिसाब से बिजनेस मॉडल है। ये तो बहुत अच्छा बिजनेस मॉडल है, लेकिन इसमें आगे मतलब जैसे आपका सक्सेसफुल हो जाएगा तो इसका डुप्लीकेशन बहुत ज़्यादा होगा, इसकी कॉपी कर लेंगे लोग, आपको नहीं लगता है? देखिए कॉपी करने के लिए तो कोई किसी को नहीं रोक सकता। हाँ आज आपका एप्पल फ़ोन है, हाँ हाँ वो शुरू हुआ है, आज उसके लिए लाइन लगती है। हाँ। लोग कॉपी करने वाले कहाँ हैं, वो ख़त्म भी हो गए। तो आपकी ओरिजिनलिटी और आपकी क्वालिटी वो पे करती है। और मेरा मानना ये है कि किसी भी प्रोजेक्ट को बनाना बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है कि उसको रेगुलर इम्प्रूव करते जाए। आप उसको कैसे एक ईमानदारी से आगे बढ़ा रहे हैं, जी वो ज़्यादा मायने जी रखता जी है। जी। आप रोजगार भी जनरेट कर रहे हैं। पूरा जो नया नया बच्चा कोई रियल एस्टेट में काम करना चाहता है, आना चाहता है, या फ्यूचर में बिल्डर बनना चाहता है, जी तो एक तरह से आपके यहाँ मैंने देखा भी है, मैंने सुना भी है, आज कुछ लोग बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं रियल एस्टेट में। आपकी कंपनी में उन्होंने काम किया और उसके बाद यहाँ से सीखने के बाद वो रियल एस्टेट में अच्छा काम कर रहे हैं। अफजल भाई, मेरा सौभाग्य है कि मैं लोगों के काम आ पाया। मेरे अपनी गिनती में करीब 15 से 20 तो मिनिमम ऐसे लोग हैं जो सैकड़ों करोड़ के बन गए हैं, अच्छा। है ना। तो जो खुद बोलते हैं कि भाई हम महावीर हनुमान ग्रुप से जुड़े थे, उसके बाद किसी ना चाहे वो ज़मीन से हाँ के साथ में उन्होंने काम किया, कहीं हमारे साथ वैसे एसोसिएट हुए, हाँ जी तो उनका भी भाग काम किया हनुमान जी की जी कृपा से। जी जी। तो 100 करोड़ रुपए के अगर आज वो मालिक बने हैं, तो उनको भी यह लगता है साहब हमने शुरुआत यहाँ से की थी। तो आपको कोई कंपटीशन अभी तक नहीं दिख रहा है? कंपटीशन के लिए हम लोग तैयार हैं, और हम अपने सर्विस में अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को मेंटेन रखेंगे, तो कंपटीशन तो होना ही चाहिए। बिना कंपटीशन के तो आप भी अभी तो आपका निरंकुश हो कंपटीशन जाए। जो मोटी प्रॉफिट कमाने वाले प्रॉपर्टी डीलर्स हैं हाँ, उनसे हम है। लोग उन्हीं से है सारा। हाँ, लेकिन बिल्कुल आपके मॉडल को भी कॉपी करके लोग आ सकते हैं। आए हम लोग, फिर दिमाग तो भगवान का दिया हुआ है। अच्छा। हम लोग नेक्स्ट कदम भी हमारे हाँ। पास है। आपको क्या लगता है इसमें गवर्नमेंट की पॉलिसीज, या यूपी गवर्नमेंट है या सेंट्रल गवर्नमेंट है, इसकी पॉलिसीज कुछ आपको बेटर होनी चाहिए? देखिए गवर्नमेंट का काम है मेनली रोड बना के देना, इंफ्रास्ट्रक्चर, यस, सिक्योरिटी देना, है ना, और पावर का। पावर का। बाकी काम तो लोगों को घर आपको खुद ही बनाना है, और सिस्टम भी आप ही का। गवर्नमेंट ने एक रूल बना दिए, तो गवर्नमेंट का उतना ही काम है उस रूल पे चलना, और अपना हम लोग सिस्टम से रहें, अनऑथराइज ना करें। तो लोगों का काम लोगों को करना चाहिए, गवर्नमेंट ने अपना काम कर चुकी है गवर्नमेंट। मैं देख रहा हूँ सर, जिस तरह से रियल एस्टेट बूम कर रहा है, एक तो आज मतलब ऐसा है कि अगर आप किसी भी नोएडा, दिल्ली, गुड़गांव में रहने वाले इंसान से बात करेंगे तो वो आपको ये ज़रूर बताएगा कि मुझे एक दिन में 10 कॉल तो रियल एस्टेट की आती ही आती हैं, और उसको हर जगह की जानकारी है। उन्हीं जैसे लोगों के लिए भी आपने एक मेरा जी वजूद शुरू कर दिया। जी तो वो बताते हैं कि जी हम उनको कहते हैं कि जी पहले तो हम कहते थे चलिए थोड़ा शायद हमारा सपना पूरा हो जाए, 1 करोड़ के अंदर घर मिल जाता है, 3 बेडरूम मिल जाता है। आज तो जी हम सपना भी नहीं देखते, हमने वो भी बंद कर दिया देखना। 4 करोड़, 10 करोड़, यहाँ तक कि मैंने अभी देखा है कुछ बिल्डर्स के विज्ञापन में, और जब मैंने पूछा तो उन्होंने बताया कि जी हमारा रेट शुरू होता है 35,000 रुपये पर स्क्वायर फुट से, जबकि उसमें से 2-3 जीरो आप कम कर दें, आज से ज़्यादा नहीं,
नहीं, 10 साल पीछे जाएं तो 3500 रुपए पर स्क्वायर फुट पे यहाँ पे चीजें मिलती थी। देखिए अफजल भाई, घर ना आपकी पहचान होती है। जी, घर सीमेंट और गारे से घर नहीं नहीं बनता। बनता। तो जो रेट है, रेट बनाने में तो करीब करीब सभी के यहाँ उतना ही खर्चा आता हाँ है, जी, पर एक स्टेटस सिंबल बन जाता है। आप किस एरिया में घर आपने लिया हुआ है, हाँ जी, तो उससे आपके प्राइस में वो आता है। और मेरा मानना ये है कि कभी भी महंगे वाला कभी महंगा नहीं होगा, पर सस्ते वाला सस्ता महंगा जरूर होगा, महंगा है हो ना। जाएगा। तो घर तो आपको रहने के लिए चाहिए, आपको बेसिक फैसिलिटी चाहिए कि शुद्ध हवा हो, हाँ, पानी ठीक से आ रहा हो, बिजली ठीक हो, हाँ, सिक्योरिटी ठीक हो। तो घर की तो बेसिक चीजें ही हैं, बाकी आप उसको 200 करोड़ में भी ले लो जी, और, तो उसका है कोई ना, अंत नहीं है, अंत नहीं है। क्योंकि घर को मेंटेन करना भी तो बहुत यस यस। मुश्किल होता है फिर बाद में। मेरा वजूद जो प्रोग्राम है ये क्या केवल गृहिणियों के लिए है या इसमें और भी लोग जुड़ सकते हैं? जैसा आपने बताया कि कुछ सीनियर सिटीजन भी जो रिटायर्ड लोग हैं। धीरज भाई, मैंने एक शेर सुना था कि बारिश बंद होने के बाद छतरी भी बोझ लगने लगती बहुत अच्छी बात। है ना। तो आप अपनी लाइफ में बहुत सक्सेसफुल रहे हैं, बट जैसे मुझे एक एग्जांपल है, मैं सेक्टर 50 में रहता हूँ। एक अंकल को मैंने देखा, उनके 2 बेटे और वाइफ की डेथ हो गई। तो अच्छी पोजीशन पे रहे, अब बेटों से मांग नहीं सकते, और बहुएं घर में हैं, बहू से ज़्यादा नहीं कह सकती कि मुझे प्रॉब्लम है। ये लगभग हर घर की हर घर की कहानी है ये। तो क्या उनका वजूद नहीं है? क्योंकि ये है ना, जब आप घर के मुखिया होते हैं तो सबके लिए अम्ब्रेला बने होते हैं, सब आपकी छत छाया में रहते हैं। सही बात। और जब बारिश खत्म हो गई बारिश, तो जब वही आप छतरी कमाना बोझ बंद लगेगी। हो गए, बहुत अच्छी बात। तो वही बुजुर्ग आपको बोझ लगने लग जी, गए हैं, जी। क्योंकि आपका फेस भी चेंज हो चुका सही, होगा, सही। आपकी एक्टिविटी भी, और ऊपर से आपका जीवन साथी चला जाए। तो फिर उनको लगा कि सब क्या मेरा कोई वजूद नहीं है। तो ऐसे ही आइडिया आया कि देखिए ये इतनी अच्छी उसमें रहे हैं, इनका एक सर्कल है, कहीं क्लब में भी जाते हैं, मंदिर भी जाते हैं, पार्क में भी घूमने आते हैं। तो इनके एज ग्रुप के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने बच्चों को कोई छोटे घर से बड़े में ले जाना चाह रहा है, या कोई सिटी शिफ्ट करना चाह रहा है। तो इनके पास वो नॉलेज है जो एक दूसरे को कहेंगे यार अब मैं यहाँ से चेंज कर रहा हूँ, तो आपका कांटेक्ट आपकी कैपिटल बने। तो नोएडा में जैसे मैंने पहले भी बताया कि कोई भी घर 5-7 करोड़ से कम का नहीं। अगर वही अंकल उस नॉलेज को कि मेरे श्यामलाल जी को घर लेना है, चाहिए। मेरा वजूद में डाल दिया, बस उतना काम, उनको कुछ नहीं करना। मेरा वजूद की टीम ने डील कन्वर्ट की, और उससे कमीशन मान लिया 7 लाख आया, 1% भी एक साइड का, तो 3.5 अगर उन अंकल को मिल गया तो वो वो सम्मान के साथ। सम्मान के साथ, हाँ। डिग्निटी के और उसमें वो उनके घर में भी वो छतरी बोझ वाली बोझ छतरी वाली, नहीं है ना। बनाएंगे। तो वो देखिए उन्होंने अपनी नॉलेज को ही अपनी कैपिटल बनाया, ठीक है। बहुत अच्छा। तो वो 3.5 लाख रुपए अगर उस एज में किसी को मिले एक डील से, तो फिर तो वो सब भूल के अपने हाँ, वजूद इस को तरह जिंदा का करे। जब उनका सर्किल सर्किल है, इस तरह है का ना? है। तो ऐसे लोगों के लिए मेरा वजूद बहुत यूजफुल है। ऐसी कोई स्टूडेंट अपने फादर से बार बार कहे साहब पापा पैसे दे दो, पैसे दे दो, और वो हर एक की अगर इनकम कम है, या बार बार अरे तुम क्या कर रहे हो इतने पैसे का, बच्चे हैं आजकल उनके शौक भी बड़े हुए हैं, है ना। तो वो पैसे मांगने ना पड़े, क्योंकि उनका जब बच्चे हैं उनका भी एक सर्कल है। सही बात। कुछ नहीं है तो कहीं जाते हुए देखते हैं टू लेट का बोर्ड है, हाँ, हाँ। उसी को निकाल के दे दें, साहब ये रेंट पे जा रहा हो, तो उसे घर से पैसे मांगने की जरूरत ही ना पड़े। उसकी डिग्निटी के साथ वो अपना इनकम, अगर एक बच्चा पढ़ते हुए अपना इनकम कर ले, तो वो ऑप्शन मेरे अच्छा, वजूद। उसमें कैसे काम करेगा? मतलब ये तो बहुत प्रैक्टिकल बात है, हर कोई आना जाने वाला कर सकता है। हाँ। ये कैसे अगर उसने आपके यहाँ लीड दे दी। उसने कहा मेरा जहाँ पे टू लेट का बोर्ड रखा, हाँ, हाँ। वो खुद फोन करे कि साहब आपका रेंट पे है, ठीक है। वो अपना नंबर नोट हाँ, वो करा दे, नंबर डाला ठीक रहता है। है। हाँ, वहाँ जाके अपना नंबर नोट करा दे, कि अपना स्टूडेंट, नंबर नोट हाँ करा दिया कि स्टूडेंट के हाँ साथ, ठीक है ये मेरा। और वो उठा के वो लीड हमें दे दे। हाँ। हम जब बात करेंगे उससे तो बताएंगे कि ये उन्होंने बताया है, जाहिर सी ठीक बात है? है। हाँ। और वो
वो कमीशन देगा, हाँ, वो प्रॉपर्टी डीलर का कुछ ना कुछ देगा commission तो होगा। वो जो देगा हम आप उसको देंगे। वाह, बहुत अच्छा है ये तो। तो मतलब यही है मेरा वजूद। ये इसमें तो बिल्कुल मतलब उस घर से संपर्क करने की भी जरूरत हाँ, नहीं है, वो कहीं केवल ज़रूरत नहीं है। टूलेट का फोटो खींचा और आपको पकड़ा दिया। बिल्कुल, बिल्कुल। जैसे किसी ने शेर कहा है कि अपने आँसू खुद ही पोंछने पड़ते हैं, आपको कोई पोंछने नहीं आएगा। तो मेरा वजूद ऐसे लोगों के लिए जो सेल्फ मेड हाँ, हाँ। होना चाहते हैं। लेकिन इसमें एक टेक्निकल थोड़ी सी मतलब मैं क्लियरिटी चाह रहा हूँ जी। कि सपोज मान लीजिए कि मैंने वो नंबर खोज के या देखा और क्लिक करके आपको भेज दिया कि ये पवार साहब ये है, या आपकी जी। किसी टीम को भेज दिया, तो आपके पास वो नंबर पहले से आ रखा है। वो हमारे पास अगर पहले से आया हुआ है हाँ। तो हमारे सिस्टम में होगा, हाँ। तो हम बता देंगे कि ऑलरेडी आया हुआ है। अच्छा, वो फिर आपका नहीं माना जाएगा। अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो मतलब जिसका फर्स्ट टाइम आया हम लोग हाँ, उसी फ्रेश को है। हाँ, तो इसमें किराए का भी और किराए बिकने का भी, खरीदने का भी, बेचने का भी, और वो पैन इंडिया कहीं पे भी, और आप किसी भी सेक्टर में, चाहे आप रेजिडेंशियल हो, कमर्शियल हो, इंडस्ट्रियल हो, आईटी हो, तो जो लोग किराए पर लेना चाहते हैं हाँ लेना चाहते हैं उसकी लीड आप डाल दीजिए। उसकी लीड भी हो तो हमारे पास जैसे आपने टूलेट की दी तो हम उसको वहाँ डील करेंगे, वहाँ से हो और वो भी डील क्रैक होगी तो उसका हाँ कमीशन उसको बिल्कुल बिल्कुल जाएगा। जाएगा। आप हमारे यहाँ आप रजिस्टर्ड हो जाएंगे, और आपको ट्रैक कहाँ किससे कितनी बात है वो भी आपको पता चलता है। मतलब रियल एस्टेट के हर एक फील्ड में आप पूरी तरह से कब्जा करना चाहते हैं। कोशिश से जी, बहुत अच्छी बात है। और उसके साथ प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं, ये बड़ी बात है। रियल एस्टेट का लाभ हर एक आदमी को मिले, हाँ, हाँ। क्योंकि मैं बार बार बोलता हूँ इस धरा पे सबका बराबर का हक है, ये किसी एक की नहीं है। तो इसमें सभी लोग भागीदार बने, इससे होने वाले प्रॉफिट में, तभी तो धरती इसको माँ बोलते हैं ना। हाँ, तो माँ के लिए तो सारे बच्चे बराबर हैं, बराबर तो है। धरती माँ पे सबका। बहुत अच्छा। अभी जो कोई पॉलिसी एग्जिस्टिंग पॉलिसीज है उनके पॉलिसी में मेरा मानना ये है कि क्योंकि रियल एस्टेट जीडीपी में बहुत बड़ा योगदान है रियल एस्टेट का। जैसे चाइना में आप देखो रियल एस्टेट डाउन हुआ तो वहाँ की हाँ, मैं जीडीपी उसी पर आ रहा था। हाँ जी। तो अगर इसको एक तो ऑर्गेनाइजेशन इसका ठीक हो, दूसरा इसको इंडस्ट्री में दर्जा देना चाहिए रियल एस्टेट सेक्टर को, क्योंकि अभी भी ना बिखरा हुआ है। ये ऐसा सेक्टर है जिसमें यूनिटी नहीं है। एक नहीं तो कोई भी उसमें है, आपस में एक कुछ होता है तो सबके साथ पता लगता है, पर इस सेक्टर में बिखरा हुआ, कोई एक आदमी बिल्कुल अनमैनेज ढंग से कर रहा है, एक बहुत तरीके से कर रहा है। तो एक सिस्टम में आइए, और ये अगर इंडस्ट्री का दर्जा होगा तो सभी लोगों को इसका फायदा मिलेगा। आपको लगता है कि जैसे विदेशों में है कुछ जो चाइना हुआ या और सिंगापुर वगैरह है, इन देशों में राशनिंग है, जी घर ऐसा नहीं है कि जैसे एक आदमी यहाँ 10-10 घर मकान खरीद लेता है, जी जी वैसा उन देशों में नहीं है। जी जी। तो इससे इस तरह का कुछ यहाँ भी होना चाहिए। देखिए घर, क्योंकि मैंने बताया ना अभी हमारा पूरा सिस्टम रियल एस्टेट का बने, बाकी अभी गवर्नमेंट का मैं सुन रहा था कि गांव में भी आपके घर का नंबर, और अब मोदी जी कर रहे हैं कि आप गांव में भी अपने घर पे लोन भी ले सकते हैं। नहीं तो गांव में तो नहीं मिलता था। किसी घर के डॉक्यूमेंट भी नहीं और नेगेटिव है, नेगेटिव भी है, तो आपके घर के डॉक्यूमेंट बन जाएंगे, नंबरिंग आ जाएगी, तो सिस्टम बन रहा है। अभी पहले हम लोग जब एग्रीकल्चर लैंड में हाथ से उसकी खतौनी बनती खतौनी थी, है ना, अभी सब सिस्टम पे आ गया है। तो ओवरऑल जब टेक्नोलॉजी आ गई है तो वो काम हो रहा है, और गवर्नमेंट इस सेक्टर में काफ़ी अच्छा कर रही है। जैसे रेरा को लेके आए हाँ। तो बहुत सारी अनियमितताएं थी, अब कम हो गई हैं। तो काम तो हो रहा है, बहुत तेजी से हो रहा है पिछले 10-12 साल में तो बहुत। और आप अभी आपने आप तो रेरा आने के पहले से कर रहे होंगे काम। हाँ हम तो रेरा के आने के बाद कुछ सुधार हुआ है बहुत। हाँ बहुत सुधार हुआ है। जो लोगों के गलत कमिटमेंट थे अब उतने नहीं हैं, तो हर एक आदमी को अपनी लिमिट पता है, और लोग भी जागरूक हो चुके हैं। अभी पहले क्या था, रियल एस्टेट में ना लोगों ने सपना सेल किया है, हाँ, हाँ। सपनों का घर, आपका सपना। तो सपने फिर वो सपने वो है नहीं, वो कभी आएगा नहीं, कभी पूरा नहीं रह गए। तो सपना हकीकत बने, है ना। तो हम लोग उसी को मेरा वजूद लेके आए कि अब आपका सपना नहीं रहेगा, वो हकीकत होगी।
आप लोग क्या डेवलपमेंट में भी अपने खुद भी प्रोजेक्ट डेवलप हाँ, हम लोग भारत सरकार एनबीसीसी के साथ जॉइंट वेंचर, पूरे भारत में सिंगल जॉइंट वेंचर पार्टनर हैं हम लोग। अच्छा। दिल्ली बागपत हाईवे पे हाँ। प्रोजेक्ट हमारा एनबीसीसी टाउन कंप्लीट है, और उसमें करीब 700-800 फैमिलियाँ हाँ। आ भी चुकी हैं। अच्छा, और ये जो यहाँ पर है बॉर्डर अक्सर पर। अक्षरधाम से 20 हाँ मिनट्स हाँ में। हाँ, मैंने देखा है वो प्रोजेक्ट, हाँ और काफी उसमें मकान बन के तैयार जी हुए जी हैं। जी जी। अभी शायद 2 BHK तक बना है। नहीं नहीं, उसमें 3 BHK, पेंट हाउस, 2 BHK, 1 BHK सभी है। अच्छा। और उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट हमारा रिवर पार्क प्रोजेक्ट है, जिसमें भी अभी लोग आ चुके हैं। हाँ हाँ, ये हाईवे बन जाने के बाद हाईवे से हमारे यहाँ बागपत एरिया में बूम आ गई है। हाँ बूम आ गया होगा, और जी। काफी लोग प्रोजेक्ट जी जी, डेवलप कर रहे दिल्ली हैं। देहरादून हाईवे, मतलब अक्षरधाम से 20 मिनट पे हम लोग अपने हाँ हाँ, देखा है एरिया मैंने। जी। और वो एनबीसीसी के साथ इकलौता आप ही हैं पूरे हम हाँ, जॉइंट पूरे वेंचर में धरती पे? हम लोग, शायद और कोई नहीं है। अच्छा, तो इसका अभी क्या मतलब इसका रिजल्ट कैसा आ रहा है? रिजल्ट है, प्रोजेक्ट तैयार हो गया, लोग आ चुके हैं और रह रहे हैं। कंप्लीट होना अपने आप हाँ, में मैंने देखा रिजल्ट। कई फैमिलीज आ गई जी हैं, जी जी लगभग 50% के आसपास जी जी जी। ऑक्युपाई हो चुका और है। बैंक लोन है, हाँ और रेरा का कोई इशू नहीं है, कंप्लीशन हो चुका है। हाँ, तो वो प्रोजेक्ट्स आपके साथ पार्टनरशिप में है? जी जी जी। उसमें यूपी गवर्नमेंट का कुछ नहीं? नहीं नहीं नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट और महावीर हनुमान ग्रुप का है। तो क्या करते हैं आप लोग, जमीन को एक्वायर करते हैं? जमीन हम लोग दोनों जमीन होने के बाद दोनों ने आधे आधे जमीन में पैसा दिया, और प्रोजेक्ट में पूरा हाफ हाफ दिया, और जॉइंटली फिर मैनेजमेंट कमेटी बनी, तो दोनों ने मिल के बनाया, और एनबीसीसी ने उसको सेल किया। तो आपके जो प्रोजेक्ट्स हैं इसको भी आप मेरा वजूद से जोड़ सकते हैं? मेरा वजूद, क्योंकि रियल एस्टेट का रेफरल हाँ हाँ, वो है। कोई खरीदना चाह रहा हाँ, होगा। मेरा वजूद, क्योंकि वो हम अपने इंडिविजुअल प्रोजेक्ट हैं, तो वहाँ पे तो अलग अलग लोगों ने लिया हुआ, लिया हुआ पर उसमें कोई बेचना चाहे तो मेरा वजूद मेरा वजूद किसी के साथ दे सकता है। दे सकता है। ये एक बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट है फवाद जी साहब, और मुझे लगता है कि ये इस पूरे जगत में, इस पूरे रियल एस्टेट को एक नई दिशा देगा। जी जी हाँ, आप आमिर खान की तरह मुझे नजर आने लगे कि ऐसा है जो सक्सेस तो झक मार के तेरे पीछे आएगी, इससे तू प्यार कर, ये मत सोच कि क्या होगा, बस तू लगा रहे। यस। तो इसका मतलब सही कहा आपने कि रियल एस्टेट में मेहनत करना बहुत ज़रूरी है। आप मेहनत करते रहें, किसी भी चीज़ में मेहनत मेहनत है, और आप लगन से लगे रहें, जी ये भी साधना है। हाँ जी आप टाइम से अपने ऑफिस जाएं। देखिए, टाइम बहुत बड़ी वो है, अगर आपने टाइम को नहीं पहचाना तो टाइम आपको भूल जाएगा। करेक्ट। और रियल एस्टेट में टाइमिंग इज़ वेरी हर एक जीवन में, हर एक काम में टाइम की वैल्यू है। सही टाइम पे खरीद लीजिए, सही जी, टाइम जी। पे बेचेंगे, जी 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 सही टाइम पे इन्वेस्ट करेंगे तो आप फायदे में रहेंगे, जी, और सही टाइम पे आप बिजनेस में आएंगे तो भी फायदे में जी रहेंगे। जी। आपका ये जो जर्नी रही है सर, जो आपका बिजनेस रहा है, क्या इसके अंदर भारत सरकार का सहयोग रहा कुछ? देखिए, बिना भारत सरकार के सहयोग के तो कुछ हुआ ही नहीं। हम पॉसिबल लोग नहीं है। बागपत में अगर हम लोगों ने एक विजन बनाया, तो भारत सरकार ने वहाँ पे रोडें दी। अभी दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस हाईवे मील का पत्थर बन गया है बागपत के लिए। एकदम उछाल आया जब से ये ओके अक्षरधाम से हम कुल 20 मिनट में बागपत पहुंच जाते हैं। शायद इतनी जल्दी तो नोएडा भी नहीं आ पाते। ओके तो पर आप दोनों के प्राइस में देखिए, नोएडा में अगर 3-4 लाख का रेट है तो बागपत 40,000 का है। तो 10 टाइम या महंगा है। और आप जब आने वाले टाइम में ना, बहुत सारे लोगों की आधी जिंदगी तो ट्रैफिक में बीत जाएगी। फिर भी सर इरिटेट होते आपने हैं आप। जर्नी बहुत छोटी कर दी, क्योंकि आपने कहा 2 लाख रुपए अगर नोएडा का रेट है, वहाँ 40,000 है। अदरवाइज तो ये हाल होता था आज से 25 साल पहले कि यहाँ पे अगर 10,000 का रेट है तो बागपत में 5 रुपए में जमीन मिलती हाँ थी। हाँ ये आपका किया हुआ काम, आपका विजन है, जिसकी वजह से कि भाई वो कहते हैं ना कि इफ यू वांट टू टच द स्टार्स देन यू कैन सी योर स्टेप इज नॉट ऑन द ग्राउंड। जी। आपने कोशिश की तभी तो जमीन से थोड़े पैर ऊपर आ गए। कोशिश करने वालों की तो हार नहीं हार होती। भी नहीं होती, जी। और वो बात है सर। बाकी मैं क्योंकि आपसे काफी साल पहले मिला भी था, जब मैं मिला था तो आपके यहाँ कुछ स्टाफ के लोग मैंने देखे थे। जी मैं 20 साल बाद मिला, मैंने वही लोग फिर से देखे हैं।
आप मतलब ऐसी कौन सी वो गुड़ खिलाते हैं, कौन सा अचार देते हैं? गुड नहीं, उनको प्रोजेक्ट में विश्वास है, महावीर हनुमान पे विश्वास है, और वो नींव है। अब हमारे यहाँ प्रिया दास पूरी जुड़ के जिस तरह से उसने हाँ, कंपनी मैं को प्रिया मैडम बढ़ाया, से मिला। यस, जिस तरह से कंपनी को बढ़ाया, तो मेरे ख्याल आने वाली पीढ़ी अगर महावीर हनुमान ग्रुप का कभी नाम लीजिए तो ऋणी रहेगी। बिल्कुल सर, मैं प्रिया मैडम का ऋणी रहूंगा। हाँ, पहले भी उन्होंने ही मेरा चेक क्लियर करवाया था, इस बार भी उन्होंने ही क्लियर नहीं, करवाया। बहुत बड़ी म- आपका स्टाफ आपके साथ है, अच्छे लोग साथ हैं, तो ग्रुप बनता है लोगों से। मेरा महावीर हनुमान मेरे एक नाम से नहीं जुड़ा, महावीर हनुमान सभी लोगों से जुड़ा है। तो आपने उन्हें एटमॉस्फेयर ऐसा दिया कि वो फैमिली की तरह फील Yes, करते हैं। yes. ये बहुत बड़ी बात होती है, और ये भी बहुत बड़ी बात होती है कि आज की डेट में तो इंसान, सर मैंने देखा है, जी जॉब्स की कमी नहीं है जी और काम करने वालों की भी कमी नहीं जी है। जी जी और जिस तरह से लोग कंपनी चेंज करते हैं, मतलब मैंने देखा है, मैं किसी को 1 साल, 1.5 साल, 2 साल तो बहुत ज़्यादा होते हैं, लोग एकदम से जंप कर जाते हैं, क्योंकि उनको ठीक है, उनके अपने करियर की बात है, या तो मतलब आजकल के टाइम में भी मैं देख रहा हूँ आपकी कंपनी के अंदर लोग 20-25 साल से जुड़े हुए हैं, तो इसका मतलब कुछ तो वहाँ पे ऐसा है। अगर सर मेरे पास कुछ काम नहीं रहा तो मैं आपको अपना वो सीवी भेज दूंगा। देखिए, कोई भी आपके साथ जुड़ता है तो आपको भी देखता है कि आप किस तरह से लोगों के साथ व्यवहार कर रहे हैं, बिल्कुल। आपकी मानसिकता क्या है। जी, जी। मैं तो ये बोलता हूँ कि महावीर हनुमान ग्रुप की स्पेलिंग में हर एक आदमी अपने आप को कहीं ना कहीं जोड़ पाएगा, बिल्कुल। क्योंकि बेस उसी से बना है। अगर उसमें भी नहीं पूरा होता तो आनंदा में पाएगा, उसमें भी पूरा नहीं हुआ तो रिवर पार्क में पाएगा, उसमें नहीं हुआ तो एनबीसीसी टाउन में पाएगा, फिर उद्योग पार्क में पाएगा, और अगर उसमें भी नहीं हो पा रहा तो आने वाले प्रोजेक्ट में पाएगा। पर उसकी स्पेलिंग पूरे ग्रुप में कहीं ना कहीं से जुड़ेगी, तभी उसकी एक माला बनती है। उसी का नाम महावीर हनुमान ग्रुप है। आज भी सर कॉपीज हैं आपकी? आप लिखने के तब भी शौकीन थे, आज भी लिखते हैं? थोड़ा बहुत शौक है, लिख लेता हूँ। थोड़ा है या बहुत है? दोनों मिला के। दोनों मिला के है तो बहुत है इसका मतलब। तो रियल्स यहाँ पे जो आपके आप प्रोग्राम स्पॉन्सर भी करते हैं 102 101 FM गोल्ड। एफएम गोल्ड पर, तो वो प्रोग्राम की जो प्रतिलिपि होती है, जो राइट अप होता है, वो आपकी तरफ से ही हम होता है? लोग मिल के करते हैं, टीम है, टीम अच्छा। के साथ काम करते हैं। आपको गानों का बहुत शौक है। मैं आपसे जब आपके ऑफिस आया था मिलने तो मैंने देखा था बैकग्राउंड में रफ़ी साहब, जी जी। किशोर साहब। क्या यही वजह है कि नहीं, थोड़ा मुझे संगीत का बचपन से ही शौक है, और मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग मेडिटेशन करते हैं, मंदिर में बैठ के पूजा करते हैं। मेरा मानना ये है कि आप किसी भी काम में ध्यान लगाएं तो अपने आप में मेडिटेशन है। बिल्कुल। अगर आप किसी गाने को भी ध्यान से सुन रहे हैं तो मेडिटेशन का काम करती है। यही वजह है कि रियल एस्टेट जैसे टफ इंडस्ट्री के अंदर आप अक्सर जुमले, जोक्स, हंसते रहते हैं, आपका मिजाज इतना अच्छा है। जी, यही वजह है कि संगीत की थेरेपी है आपके साथ। बिल्कुल, संगीत का बहुत बड़ा रोल है मेरे जीवन में, और मैं कभी भी अगर मुझे लगता है मैं थोड़ा तनाव में हूँ तो संगीत बहुत बड़ा काम करता है उसमें। अच्छा, तो आप जैसे आपने मुझे 1-2 चीज़ें भेजी थी, आपने कुछ भजन भी बाकायदा बॉम्बे जाकर रिकॉर्ड किए हैं। जी जी जी, वो श्री हनुमान गाथा हमारा था, उसमें अच्छा। मैंने कुछ लिखा था। मैंने हनुमान जी पे 2 किताबें भी लिखी थी। 2 किताबें लिखी हैं आपने? जी जी। अच्छा, तो वो प्रकाशित हुई हैं क्या आपने? हम लोगों ने पब्लिक के लिए नहीं थे, मैंने लिख के, हमारा वो प्रिंट होके मेरे पास स्टॉक है उसका। तो अगली बार सर जब हम करेंगे आपको पॉडकास्ट तो प्लीज़ वो प्रतिलिपि ज़रूर लेते जी आइएगा, तो हम बिल्कुल लोगों को एक बिल्कुल, बार मैं दूंगा। दिखाना चाहेंगे जी कि जी, भाई ये। मैं ज़रूर दूंगा। और आपकी फैमिली में सर जो आपके बच्चे हैं, जी मेरे ख्याल से आपको ऊपर वाले ने, यू आर ब्लेस्ड विद 2 बॉयज़, जी। तो उनको भी आपने अपने साथ ही अपने बिज़नेस में रखा है या कैसे? देखिए, मैंने उनको बताया कि ये बिजनेस है, शुरुआत दी, जी। फिर उसके बाद मैंने उनको फ्री छोड़ दिया। मेरा मानना ये है कि आप एक रास्ता बता दो, बाकी रास्ता चुनने का काम उन पे छोड़ देना चाहिए। हाँ। क्योंकि मेरा भी ऐसा ही था, मेरे फादर ने मुझे कहा आपको जो करना है करिए, और मैं जो मुझे ठीक लगा, तो ऐसे ही मेरा मानना है कि उनको अपना फ्रीडम मिलनी चाहिए अपने हिसाब से, और बहुत अच्छा कर रहे हैं वो।
तो आपने उनको कोई प्रेशर नहीं किया, फोर्स नहीं किया मैं कि तुम्हें मैंने इतनी मेहनत से नहीं, इंडस्ट्री मैंने एक बार बता दिया कि देखिए ये एक तरीका ये है, और क्योंकि उनको लगा नहीं मेरा तरीका ये है जो बेस्ट हो सकता है, क्योंकि आखिर में तो मन के डिसीजन उन्हीं का है। जी, डिसीजन जी। होना भी उन्हीं का चाहिए। तो आपकी कौन कौन सी कंपनीज को वो संभाल रहे हैं, मतलब हमारी ग्रुप है करीब 30-35 कंपनियां हैं। 30-35 कंपनी चलाते हैं आप? जी जी। अच्छा, तो सर कैसे मैनेज करते हो 30-35 कंपनी? तो मेरे ख्याल से गिनते हुए आपको टाइम लग जाता सब होगा। हनुमान जी के नाम पे, हनुमान जी सब कर लेते। क्या बात है, मतलब 30-35 कंपनी तो मेरे ख्याल से आप अगर याद करते होंगे, कई बार ऐसा होता होगा कि एक आधी कंपनी भूल नहीं नहीं, गए। सबके नाम मैंने ही रखे नाम। मैं एक चीज पूछना चाहूंगा कि आने वाले समय में आपको क्या लगता है कि आदमी को इस वक्त भी रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहिए या रुकना चाहिए? देखिए अफजल भाई, जब से इंसान बना है जी। धरती का साइज उतना ही है, ठीक अच्छा, है। इंसान बढ़ते जा रहे हैं, धरती उतनी ही। उतनी है। तो जब तक आप रहेंगे रियल एस्टेट रहेगा, खाना और रियल एस्टेट कभी खत्म नहीं होगा। ओके, तो इसका मतलब ये है कि इंसान की जितनी शादियां, जी मतलब एक जनरेशन टू जनरेशन आगे बढ़ता है, मतलब अगर मेरे बच्चे हैं, मैं अपनी तरीके से अपना लाइफस्टाइल जी लिया, एक घर में रह लिया। अब जब मेरे बच्चे अपनी जिंदगी स्टार्ट करेंगे, शादी करेंगे, तो वो अपने हिसाब से अपना लाइफस्टाइल चुनने के लिए एक नया घर ढूंढेंगे, बिल्कुल। प्लॉट ढूंढेंगे, जमीन ढूंढेंगे, तो उनको फिर से इन्वेस्ट करना देखिए पड़ेगा। घर तो जब से इंसान बना है, जी, रियल एस्टेट तो था ही। बिल्कुल। वो पहले उसने गुफाएं बनाई, हाँ फिर खुले मैदान पे भी वो भी जमीन ही थी। हाँ हाँ फिर महल बने, आजकल फ्लैट बन रहे हैं, हाँ। विला बन रहे हैं। तो रियल एस्टेट तो जब से इंसान, और इंसान क्या कोई जानवर भी है वो भी रियल एस्टेट में है। हम लोग और भी कुछ मुद्दों पर बात करेंगे। अभी हमारा वक्त का थोड़ा तकाजा है। हम लोग अगले प्रोग्राम में, इसी के अगले एपिसोड में आपसे और इस बारे में चर्चा करेंगे। जी आप हमारे स्टूडियो में आए, हमारे समय दिया हमें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम अगले भी प्रोग्राम में भी आपको कोशिश करेंगे कि आपसे और इस बारे में ज़्यादा जानकारी हासिल करें। धीरज जी, थैंक यू, नमस्कार।